शोषित हैं उन लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में शिक्षा की स्थिति लचर है। कहीं स्कूल है तो कहीं स्कूल भवन नहीं है, स्कूल भवन है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो तमाम प्रकार के कामों में लगाया गया है। और कई जगह पे तो पहली से 5वीं तक के बच्चे एक ही स्कूल में बैठते हैं और कहीं पे 6ठी से 8वीं तक के बच्चे एक ही स्कूल में बैठते हैं। कहीं पे सरकारी दवाखाने की बात करें तो वहाँ पर जांच की मशीनें नहीं हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं हैं। दुनिया में इतनी बीमारियाँ हो गई और हम भी ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग पहले जो बीमारियाँ हमने देखी नहीं थी, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, जितनी भी बड़ी बीमारियाँ हैं वो हमने देखी नहीं थी। लेकिन वो बीमारियाँ भी हमारे खान पान रहन सहन बदलने से आ गई हैं। तो सरकारी दवाखाने में डॉक्टर नहीं है, जांच के साधन नहीं है, तो हमारे लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। और ये सरकारी स्कूलें और सरकारी दवाखाने लगभग प्राइवेट हाथों में दे दिए गए हैं और देश के चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें देश में निरंतर की जा रही हैं। लोग बोलते हैं कि बोले ये शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है, तो बोले सरकारी स्कूल में ठीक से काम नहीं चल रहा, नियमों से काम नहीं चल रहा, मास्टर पढ़ा नहीं रहा। तो जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं वो भी तो किसी न किसी एक्ट के तहत, किसी न किसी कानून के तहत चलते हैं, तो वो व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलें व्यवस्थित नहीं होती है। आपके पास में करोड़ों का बजट, कुछ लोगों को इकोनॉमिक जोन हो, आर्थिक जो स्पेशल जोन होता है उसको विशेष छूट देने के लिए, दिवालिया घोषित हो गया उनकी मदद करने के लिए नीरव मोदी जैसे लोग भग जाते हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए माफ करने के लिए आपके पास में बजट आ जाता है। लेकिन जिससे देश चलने वाला है और गरीबों के बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो आप समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात देश के संविधान में लिखी गई है उसकी बात करते हैं, तो इसको यदि बराबरी पे लाना है तो उसके लिए आपके पास में बजट नहीं है और सरकारी सिस्टम को सुधारने के आपके पास में हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबों को पढ़ा लिखा करके सक्षम बनाने की आपके पास में मनसा नहीं है। इसलिए ये सब प्रकार की चीजें देश में की जा रही है। आप देखिए कि जो लोग पढ़ लिख करके डिग्रियां कर लिए हैं और डिग्रियां करने के बाद में वो चाहे किसी भी वर्ग विशेष से आते हो, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की भर्तियां नहीं निकल रही हैं। जो पद है वो पद रिटायरमेंट होने के बाद में उनको खत्म कर दिया गया है, नए पद भरे नहीं जा रहे हैं, ये षड्यंत्र के तहत किए जा रहे हैं। दूसरा, ज्यादा लोग पढ़ जाएंगे तो वो अधिकार की बात करने लगेंगे, वो धरना करेंगे, वो आंदोलन करेंगे, इसलिए ही इस देश में इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं? आपका एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है पदोन्नति में आरक्षण, तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है कि ये जो नियम आया है पूरे देश में लागू करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है, नेता हो या अफसर हो, सबके बच्चे पढ़े सरकारी स्कूल में, ऐसे निर्णय का देश में कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि उनको गरीबों का हित के बारे में नहीं सोचना। तो साथियों, यदि हमको हक और अधिकार के लिए लड़ना है तो समाज में शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हम लोगों को करना पड़ेगा। और ये जवाबदारी सरकार का दायित्व होता है। जो आप सामान खरीदते हैं, जैसे मोबाइल खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, किराना सामान खरीदते हैं, उससे जो टैक्स देते हैं, उससे इस देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश की जनता को शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे, रोड की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, खाने की व्यवस्था करे। लेकिन वो तो चंद उद्योगपतियों के लाभ पहुंचाने में वो पैसों का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों की कोई चिंता नहीं है। डबल टैक्सेशन हो रहा है इस देश में। कैसे डबल टैक्सेशन हो रहा है कि जैसे आपने सामान खरीदा, टैक्स भर दिया, गाड़ी खरीदी, टैक्स भर दिया, लेकिन फिर भी पूरे रोड पे चूंकि प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, प्राइवेट कंपनियां रोड बना रही है, तो वो आपसे टोल टैक्स भी जिंदगी भर वसूल कर रहे हैं। एक तरफ गाड़ी का, वाहन का टैक्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ टोल टैक्स भी ले रहे हैं। इस प्रकार के डबल टैक्सेशन का कार्य करने के बाद भी जो रोटी, कपड़ा, मकान और जो प्राथमिक आवश्यकता की चीजें हैं देश की सरकारों को करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है। इसलिए ये आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। चंद लोगों के बारे में सरकारें सोच रही है, लेकिन देश की जो आम जनता है, ज्यादा जनता है, ज्यादा जनसंख्या है, उनके बारे में सोचने का दायित्व इनका खत्म हो रहा है। क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं, हम कहीं राजनीति में बटे हुए हैं,
कहीं जाति में बटे हुए हैं, कहीं धर्म में बटे हुए हैं। और ये जो दोगले लोग हैं हम लोगों को जाति के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमको धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमको पंथ के नाम पे लड़वाने का काम कर रहे हैं और वो राज कर रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। हम जो लोग हैं, हम लोग यहाँ पर सबको मिलजुल के रहते हैं, हमको किसी को भेद करने की जरूरत नहीं रहती है। जिस भी शहर में हिंदू मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, पारसी रहते हैं, ईसाई लोग रहते हैं, आम लोगों को इससे बहुत ज्यादा लेना नहीं होता है। लेकिन जिनको अपनी राजनीति चमकाना होता है वो धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम इस देश में कर रहे हैं। और जो लोग निकल रहे हैं बात करने के लिए, सच बात कहने के लिए, उन लोगों को वो उलझा रहे हैं। देश की सारी जो एजेंसियां हैं उनके खिलाफ खड़ी कर रहे हैं। जांच पड़ताल करके जो अच्छे लोग बोलते थे, लड़ते थे, आप लोग देखिए वो सारे के सारे लोग चुप हैं क्योंकि सारी एजेंसियां उनके पीछे लगा दी गई है। लेकिन यदि हम चुप रहेंगे तो और ज्यादा खराब स्थिति हमारी होने वाली गरीबों की, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, लेकिन गरीबों की स्थिति इस देश में खराब होने वाली है। इसलिए हम लोगों को उन लोगों से डरना नहीं है, समझना नहीं है, हमको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जन्म लिया है तो एक बार मरना सबका तय है। तो लड़के मरोगे तो जीतने की संभावना रहेगी, नहीं तो मरना तो वैसे भी है। तो इसलिए हम लोगों को मानवता, इंसानियत और गरीबों के लिए लड़ के मरना है। ये सब हम लोगों को, अच्छे लोगों को सोचना पड़ेगा। अति का अंत हमेशा होता है। देश में जो एक कुछ वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सरकारें काम कर रही है, उनका भी पाप का घड़ा भरने वाला है, वो फूटने वाला है। देश की आम जनता जगह जगह पर रोड पे उतर आएगी तो आपकी पुलिस फोर्स, आपका आर्मी कुछ नहीं लगने वाला है। देश में जेलों में लोगों को भरने के लिए इतनी जेलें बनी नहीं है, पर बड़ी क्रांति करने के लिए, बड़ा आंदोलन करने के लिए देश के सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। इसलिए ये आवाज लेके, ये बात लेके कि हम कभी न कभी जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ेंगे, इकट्ठा होंगे। हम जिंदा रहे नहीं रहे, लेकिन ये लड़ाई जिंदी रहना चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होना चाहिए। इसलिए हम निकले हैं। आप लोग देख रहे हैं हम आज बोल पा रहे हैं तो क्यों बोल पा रहे हैं? थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, लेकिन फिर भी यदि हमारी बात ज्यादा लोगों तक जा रही है तो प्रशासन को तकलीफ हो रही है। हम रूल्स रेगुलेशन का सारा फॉलो कर रहे हैं। हम जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, जो डेसिबल का मापक दिया है, वो पालन करके आ रहे थे। ज्यादा लोग से मिल रहे थे, ज्यादा लोग से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के इशारे पे इस प्रशासन ने हमारा जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है पुलिस थाने में बंद कर दिया है। लेकिन आप हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र को बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज को तब तक नहीं बंद कर सकते हैं जब तक मुझे मार नहीं देते हैं। हम चुप रहने वाले नहीं है। घर घर जाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे और इस लड़ाई को, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो परेशान हैं, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो छोटा, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि की भी बात कर लीजिए। 5-5 साल तक सरपंच बन जाते हैं, किस प्रकार के आपके काम मिलते हैं, किस प्रकार का आपको अधिकार दिया जाता है। ये जो अधिकारों का हनन हो रहा है, देश में जो कानून बनते हैं खुले रूप से चर्चा होना चाहिए, सदन में बहस होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोकतंत्र की सुंदरता है, लेकिन विपक्ष को आप खत्म कर देना चाहते हैं। यदि किसी विषय पे बहस करना चाहते हैं, किसी बड़ी घटना पे जवाब मांगना चाहते हैं, तो वो सांसदों को निलंबित कर देते हैं। वो भी कितने 150 के लगभग सांसदों को निलंबित कर देते हैं। ऐसा अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण यदि होता रहेगा और देश की जनता चुप रहेगी तो ये हुक्मरान ऐसे ही राज करते रहेंगे और हम लोगों को लड़ाते रहेंगे और वो राज करते रहेंगे। तो हम लोगों को जागना है, और जो युवा है देश के, विशेष करके आपकी लड़ाई को आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। हम सोचें कि हम परेशान हैं और हमारे परिवार में आएगा कोई, बिरसा आएगा, टंटिया आएगा, चंद्रशेखर आजाद आएगा, भगत सिंह आएगा, महात्मा गांधी आएगा और बाबा साहब अम्बेडकर आएगा, तो पड़ोसी के घर में नहीं, अपने घर से और खुद से खड़ा करना पड़ेगा। तब जाके ये लड़ाई और तब ये आवाज बुलंद होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है, विशेष करके आदिवासियों के लिए, विशेष करके दलितों के लिए, विशेष करके ओबीसी के लिए, विशेष करके माइनॉरिटी के लिए जो दबाने का काम किया जा रहा है, मेरे साथियों आप डरिए मत, निकलिए बाहर, रोड पे आइए। यदि जरूरत पड़े तो आप धरना दीजिए, आंदोलन दीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। देश में अच्छे लोग अभी भी जिंदा हैं। आप जरूरत पड़ेगी
देश में जब क्रांति होती है, ये लोग जरूर अभी प्रशासन के गुलाम हैं। हम भी सरकारी नौकरी कर रहे थे, हमने इसीलिए बंधन से मुक्ति पाई है क्योंकि हम अपनी आवाज को बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन देश की आम जनता जब रोड पे आ जाती है तो पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी सुरक्षा बलें, पूरे जो आर्मी के फोर्सेस है वो आम जनता के सुरक्षा में आ जाती है। इसलिए चिंता मत करना, ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे आने वाले समय में। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप लोग बेरोजगार हो, परेशान हो, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो ये देश की सरकारें सारे सिस्टम को, सार्वजनिक उपक्रम को ये देश के विकास के नाम पे बेच रहे हैं, इनको उद्योगपति को दे रहे हैं, सरकारी सिस्टम को लगातार प्राइवेटाइजेशन में ले जा रहे हैं। आप भूल जाइए कि आपकी ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी लगेगी। आज ये देश में जितने टेक्नोलॉजी आ रहे हैं वो मानव श्रम को खत्म कर रहे हैं और मानव मूल्य को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये जो सारे षड्यंत्र है, इसको समझने के लिए हम इस प्रकार की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। तो मेरे जो नौजवान साथी हैं, पार्टी बोकराटा के जो लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं। यहाँ आज भी हम भी घूमे हैं कुछ इलाके में, लेकिन मेरे साथियों ने तो पूरा चप्पा चप्पा घुमा है। देश आजाद हो गया, आप अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन पार्टी इलाके में आज भी 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल पगडंडिया है। बीमार हो जाती है, महिला की डिलीवरी होती है तो वो झोली बना के कंधे पे उठा के लाना पड़ता है। ऐसा आजादी के 75 साल भी भारत देश में हो रहा है और लोग बोलते हैं कि मेरा देश बहुत आगे बढ़ गया है। देश आगे तभी बढ़ेगा, देश जब आगे बढ़ेगा तो देश का जो आम व्यक्ति है उसको खुशहाली से जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। उसके खाने के लिए अन्न मिले, पीने के लिए शुद्ध पानी मिले और सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले और बच्चों को पढ़ाने के लिए सही सुविधा मिले और इलाज के लिए सही हॉस्पिटल मिले, तब जाकर मेरा भारत देश बढ़ेगा आगे। जो महात्मा गांधी का सपना था, जो विनोबा भावे का सपना था, जो तुकडोजी महाराज का सपना था, ये जो महान संत हुए हैं, ये ऐसे नहीं पैदल यात्रा करे, ये ऐसे नहीं गांव-गांव घूमे, ये ऐसे नहीं बात किए, ऐसे नहीं किताबें लिखे। इनको हमको जो नौजवान साथियों को पढ़ना होगा, समझना होगा और ये क्रांति का उलगुलाल का बिगुल हम लोगों को बजाना होगा। तो बातें बहुत है, बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन वक्त रहेगा तो फिर आएंगे, हम फिर मिलेंगे। लेकिन इस लड़ाई को आपने जो सुना है, जो समझा है, यदि आपको लगता है कि हमको निकलना पड़ेगा इस उलगुलाल के लिए, तो इस लड़ाई को अपने इलाके में घर घर, द्वार द्वार, गांव गांव जाके इस बातों को फैलाइए और हमको आने वाले समय में उलगुलाल का नारा बुलंद करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे होंगे माहौल एक तरफ होता है, लेकिन ईवीएम जैसे सिस्टम का उपयोग करके आपके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब डेवलप्ड कंट्रियां, देश के दुनिया की जो बड़ी बड़ी विकसित कंपनियां हैं जो ईवीएम बनाती है, वो ईवीएम से चुनाव करवाना बंद कर दिया, तो हमारा भारत देश जैसा विकासशील देश क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ? यह भी षड्यंत्र हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो हम लोगों को लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों को रोड पे जब आने की जरूरत पड़े तो आना पड़ेगा। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और समझा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि ये देश में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर युवाओं में गुस्सा भी आना चाहिए, लेकिन हिंसा का मार्ग हमको कभी नहीं अपनाना है। हम लोगों को कलम की लड़ाई लड़ना है और देश के संविधान के दायरे में रह के लड़ाई लड़ना है। फिर देखते हैं देश की कौन सी ताकत हम लोगों को रोक पाती है। यदि तेरे बाजू में दम होगा तो हमारी आवाज को रोक के देख लेना, हमारे आंदोलन को रोक के देख लेना। हम खुलेआम कह रहे हैं, क्योंकि मौत तो एक दिन आना है और यदि किसी को कुछ करना भी होगा तो हमारा सीना सामने रहेगा, पीठ कभी नहीं दिखाएंगे। ये हम आप लोगों को वादा करते हैं। मैं कुछ नारे लगाऊंगा, उन नारों का अर्थ समझना और उन नारों का अर्थ समझ में आ जाए तो उनके लिए लड़ाई हमेशा लड़ते रहना। मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आवाज बुलंद होना चाहिए। मेरी आवाज अकेले कितनी बुलंद हो सकती है, तो आपकी आवाज तो गूंजना चाहिए, पूरे बुकराटा में पूरे फैल जाना चाहिए कि यहाँ कोई आया है और कोई बात कर रहा है। देश का नौजवान युवा साथी इकट्ठा हो रहा है। मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। छोटे व्यापारियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। छोटे व्यापारियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आप इसको जोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ दिशा दिखा रहा हूँ। तो परेशान सब है, लेकिन बाहर कोई नहीं निकलना चाहता है।
तो युवाओं को निकलना पड़ेगा। युवाओं की जब आंधी आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं पाती है। ये आप देख लेना, दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई है, युवा जब रोड पे आ जाते हैं तो किसी भी ताकत में वो रुकने वाले नहीं है। मैं मेरी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आप लोग यहाँ बोकराटा में हमारी यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया, अभिनंदन किया। आपके जुनून और उत्साह को देख करके हमारे साथ में चलने वाले कार्यकर्ताओं का भी जुनून और उत्साह बड़ा होगा। आपके साथ में संवाद करके, आपके साथ में बात करके हमारी भी शक्ति दुगुना हुई है। जितना काम करने का हम सोच रहे हैं उससे दुगनी ताकत से हम काम करेंगे और पूरे इलाके के लोग मिलके कुछ न कुछ नई क्रांति लाएंगे, ये उम्मीद हम रखते हैं। और मैं पुनः आप लोगों का यहाँ पर जो सुने, भले यहाँ खड़े हो या ना खड़े हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही होगी उन लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और प्रतिसाद दिया, उसके लिए मैं संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।